वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये विशेष एपिसोड, जैसा कि दोस्तों आपको ये दिख ही रहा होगा कि हमने भारत के भाग्य विधाता श्री श्री 1008 नरेंद्र दामोदर दास मोदी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जन्म कुंडली और उससे भारत का भविष्य किस तरह से जुड़ा है उसको डिस्कस करने के लिए बनाया है। मैंने पिछले कुछ वीडियो के अंदर आप सभी से मैंने ये राय पूछी थी, क्या हमें भारत का भविष्य या भारत के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट या भारत के फ्यूचर के बारे में जानने के लिए क्या हमें भारत के पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली से कोई मदद मिल सकती? क्या हम ये जानने के लिए इच्छुक नहीं है कि नरेंद्र मोदी, जिनका जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था, अत्यंत गरीबी से उठा हुआ वो बालक आज भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचा हुआ है। आफ्टर ऑल, क्या चांद सितारे ग्रह गोचर ग्रह नक्षत्र ने इनकी जीवन के अंदर कुछ इम्पोर्टेंस रखी थी? आइए आज के इस विशेष एपिसोड में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली के अंदर क्या क्या राज छुपे हुए हैं और उसका भारत के भविष्य और विकसित भारत के सपने के साथ और हमारे शेयर बाजार के अंदर फ्यूचर को हम नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली से कैसे ढूंढ सकते हैं। हम क्या ये मान सकते हैं कि ये व्यक्ति भारत को डेवलप्ड इंडिया की तरफ पहुंचा देगा, डेवलपिंग नेशन से निकाल के डेवलप कंट्री की तरफ, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से टॉप 3 वर्ल्ड की इकोनॉमीज की तरफ? और इसके अंदर जो भी कारण छुपे हुए हैं भारत की भविष्य का, वो सारे राज इस नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जन्म कुंडली के अंदर छुपे हैं। एस्ट्रोलॉजी की इंपॉर्टेंस अगर शेयर बाजार या इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या है, अगर हमें हमारे इस देश में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें भारत की जन्म कुंडली देखनी चाहिए। भारत की जन्म कुंडली के साथ भारत के पंत प्रधान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और फ्यूचर में होने वाले पंत प्रधान योगी आदित्यनाथ की जन्म कुंडली देखनी चाहिए। और उसके कारण इन्वेस्टमेंट और देश में सनातन धर्म का परचम कितना ऊंचाई तक लहराएगा, इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी की सहायता लेना बहुत जरूरी है। आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में चार चांद लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बाजार ऊपर ही ऊपर जाता चला जाएगा जिस तरीके से अभी भाग रहा है, या बाजार के अंदर कोई हमें एक बड़ी गिरावट के लिए अंदेशा रखना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये लड़ाई खत्म हो गई है या अभी इस लड़ाई का की पिक्चर अभी बाकी है? इन सारे प्रश्नों को हम इन जन्म कुंडली में ढूंढते हैं और इसी को हम डॉक्टर अरुण सिंह के एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स के अंदर सिखाते हैं। मई का बैच जल्दी शुरू होने वाला है और कुछ लिमिटेड सीट्स अभी भी बची हुई हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पे अगर किसी को मेरे इस एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स के अंदर कोई इंटरेस्ट है तो मुझसे मोबाइल नंबर 9829050188 पे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकता है। आइए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जीवन के बारे में जानने से। प्रारंभिक जीवन। प्रारंभिक जीवन 17 सितंबर 1950 में गुजरात के एक गरीब तेली जाति से में उनका जन्म हुआ। इनकी माताजी अड़ोस पड़ोस के घरों में काम करती थी, बर्तन मांजा करती थी
झाड़ू पोछा करती थी। और उन्होंने उस समय अत्यंत गरीबी से नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनके सारे परिवार को पाला पोसा के। इनके पिताजी की एक चाय की दुकान थी, जहां पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बचपन में चाय बना के लोगों को सर्व करी। अत्यंत गरीबी से उठा हुआ परिवार। 8 वर्ष की आयु में आरएसएस की शाखाओं में जाना शुरू कर दिया। 1968 के अंदर, चूंकि उस जमाने में बाल विवाह प्रचलित था, उनका यशोदाबेन से विवाह हुआ, लेकिन उन्होंने अस्वीकार किया और वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में हाई स्कूल के बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चले गए। ये पीरियड वो पीरियड है जिसके अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने देश के कोने कोने के अंदर यात्रा करी, और भटकते भटकते उन्होंने अत्यंत बड़े साधु संतों का संपर्क किया, और उसके कारण उनमें अत्यंत आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव हुआ। व्यवसायिक जीवन की शुरुआत इन्होंने 1970 में अपने चाचा की कैंटीन में काम किया। आरएसएस के प्रचारक बने 72 के अंदर। 79 में आरएसएस ने इनको बीजेपी को सौंप दिया, और ये बीजेपी के 1987 में गुजरात इकाई के संगठन सचिव बने। ये एक छोटा सा गरीब घर से उठा हुआ बच्चा आज भारत नहीं, पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रप्रधान। शैक्षणिक और राजनीतिक उन्नति के अंदर मास्टर डिग्री उन्होंने 1982 में की, और वो भी कॉरेस्पॉन्डेंस से। राजनीति शास्त्र गुजरात के अंदर इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त करी, और राष्ट्रीय सचिव बने 1995 के अंदर, और दिल्ली स्थानांतरित हुए। 1998 में बीजेपी के महासचिव, संगठन महासचिव के पद पे इनका प्रमोशन हुआ। 3 अक्टूबर 2001 को केशुभाई पटेल की जगह ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 2001। इनका बर्थ है 1950 का। पूरे जीवन के पहले 50 साल ये व्यक्ति अत्यंत सादगी से, पहले 50 साल को अगर आप नरेंद्र मोदी के जीवन को देखते हो ना, तो इनको देख के, जो मैं इनके कुंडली की विशेषताएं आपको बताऊंगा, उसको देख के लगेगा नहीं कि इस आदमी के जीवन के अंदर इतनी कठिनाइयां, इतना संघर्ष लिखा हुआ था। उसके बाद ये कुंडली फलित हुई। 2002 के अंदर इन्होंने 24 फरवरी 2002 में राजकोट से उपचुनाव जीता और विधानसभा के अंदर बन गए। उसके बाद में 2002 इनकी जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसमें गुजरात के अंदर हिंदू मुस्लिम रॉयट्स हुए, और उसके बाद में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनको अत्यंत आलोचना का सामना करना पड़ा। 2002 के बाद से ये लगातार मुख्यमंत्री रहे, और मुख्यमंत्री के पद से इन्होंने सीधे प्रधानमंत्री के पद पे छलांग लगाई, और 2014 के अंदर ये प्रधानमंत्री बन गए। नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली में आखिर ऐसा क्या है कि ये व्यक्ति इस तरीके से बनता है? नरेंद्र मोदी की कुंडली के अंदर दो कुंडलियां प्रचलित हैं। पहली कुंडली वो है जो अभी आपके सामने है, जिसको मैं मानता हूं, और ये मानता हूं कि ये वृष लग्न की कुंडली है, और उनके लगन में ही उनका मंगल और उनका चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा वृष लग्न, वृश्चिक लग्न में, सॉरी, वृश्चिक लग्न के अंदर चंद्रमा नीच का होता है, और वृश्चिक लग्न में मंगल स्वग्रही होता है, और ये रोचक महापुरुष राजयोग बनाता है। तो रोचक महापुरुष राजयोग के साथ में नीच का चंद्रमा, और चूंकि लग्न का लॉर्ड वहीं पे उपस्थित है, तो नीच भंग राजयोग। नरेंद्र मोदी के जीवन का कुंडली की जो सबसे बड़े राजयोग हैं, वो उनमें से एक है ये। जिस जिस समय में जब एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ रहा था, तब मैंने पहली बार जब ये पढ़ा कि लगन के अंदर मंगल जिस व्यक्ति के होता है, तो वो रोचक महापुरुष राजयोग बनाता है। रोचक ये जितने महापुरुष राजयोग है ना दोस्तों, जैसे अगर केंद्र के अंदर ही स्वग्रही या उच्च का मंगल हो, या जुपिटर हो, या शुक्र हो, तो या बुध हो, तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? ये शनि हो, तो ये सब 5 ग्रह मिलके महापुरुष राजयोग बनाते हैं।
इनके लिए ये केंद्र में होना चाहिए, इनका स्वग्रही होना चाहिए या उच्च की राशि में होना चाहिए। जब ऐसा होता है तो ये योग फल देते थे कब? सतयुग में। महापुरुष राजयोग भगवान श्री राम की जन्म कुंडली में थे। और ये जो योग है, ये कलयुग में आके अपना इफेक्ट तो कम करते हैं, लेकिन इस आदमी का नाम इसके जीते जी और इसके मरने के बाद भी हजारों साल तक इस धरती पे रहेगा। ये इन महापुरुष राजयोगों की खास बात है। ये इसको महापुरुष बना के मानेंगे। जिसके लगन में स्वग्रही मंगल हो, उस आदमी के लिए उसको दैविक हंटर माना गया है। मैं इस कुंडली को क्यों मानता हूं, इसके मैं जो रीजंस दे रहा हूं वो आपको, उसका पहला रीजन है ये। चूंकि पुराने जमाने में क्या होता था, हंटिंग एक बहुत बड़ी आर्ट होती थी। चाहे राजा हो तो उसको अपने शत्रुओं को मारना पड़ता था, शिकार का शौक होता था, तो उस समय हंटिंग के लिए एक माना जाता था कि ये व्यक्ति जिसके लगन के अंदर स्वग्रही मंगल है, तो ये आदमी बहुत बड़ा शिकारी है। ऐसा बड़ा दैविक शिकारी है कि अगर ये आंख बंद करके भी तीर चलाएगा, वापस ध्यान से सुनिए दोस्तों, आंख बंद करके भी तीर चलाएगा तो इसका शिकार खुद ब खुद इस तीर के सामने आ जाएगा। अब इस लाइन को नरेंद्र मोदी के जीवन में आप उतार के देखिए। इनके पार्टी के शत्रु हो या विपक्ष के शत्रु हो या पाकिस्तान हो या इनके खिलाफ विश्व में किसी भी कंट्री वाले ने इनसे साजिश रखी हो, जो भी इनके शत्रु थे वो सब अपने आप धीरे 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 खुद ब खुद अपनी गलतियों से इनके सामने आके खत्म होते चले गए। देवी शिकारी है ये, अपने किसी भी शत्रुओं को छोड़ेगा नहीं। इसके जो दुश्मन है वो इस आदमी का नाम सुन के रात को सपनों में कांप उठते होंगे। ये नरेंद्र मोदी के स्वग्रही मंगल का कमाल है। इस मंगल की खास बात दूसरी क्या है? ये मंगल 0 डिग्री का है। आपने नरेंद्र मोदी को गुस्से में नहीं देखा ना, स्वग्रही मंगल होते हुए भी। एक्सट्रीम रेयर फॉर्म में इसको गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि 0 डिग्री का मंगल है और साथ में शांति प्रदान करने वाला चंद्रमा है, माँ। लेकिन माँ क्या है? कृशकाय है। माँ, चूंकि चंद्रमा मंगल की राशि के अंदर कभी खुश नहीं होता है, नीच की प्लेस है उसकी। तो ये नीच की प्लेस में जो मंगल है वो क्या कर रहा है? आपको, माँ इस मंगल के गुस्से को शांत कर रही है। नरेंद्र मोदी का जो सबसे आत्मीय चेहरा आपने देखा होगा तो वो उनका उनकी माँ के साथ देखा होगा। नरेंद्र मोदी का शरीर अत्यंत बलिष्ठ है। 75 साल की उम्र में, भगवान उनको नजर न लगे, उनके शरीर को देख के नहीं लगता कि ये व्यक्ति 75 साल का है और दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर से 20-22 घंटे तक काम करता है, बिना एक भी दिन छुट्टी लिए। पिछले 15 साल से सार्वजनिक जीवन में, देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद से हम उसको देख रहे हैं, वो व्यक्ति थकता ही नहीं है। ये ऊर्जा उनको लगन का मंगल दे रहा है। इसलिए ये वृश्चिक लग्न की ही कुंडली है। चूंकि माँ चंद्रमा नीच की है, इसलिए नरेंद्र मोदी की मदर को आपने देखा हो, बिल्कुल दुबली पतली सी, एक्सट्रीमली कृशिका है, व्यक्तित्व था उनका, लेकिन बहुत पावरफुल व्यक्तित्व था। और इसी मंगल ने, इस इस चंद्रमा ने इस मंगल को पाला पोसा और इसको आसमान पे बिठाया है। ये यहाँ पे बैठा हुआ है। और मंगल इनकी जन्म कुंडली के अंदर 6th हाउस का मालिक है। कौन सा हाउस का मालिक है दोस्तों? छठे हाउस का मालिक है। छठा हाउस किसका होता है? रोग, ऋण और शत्रु। तो रोगों का नाश होता है। कर्जा इनके ऊपर जीवन में कभी नहीं हुआ होगा। इतना सादा जीवन, उच्च विचार जीने वाले व्यक्ति के अंदर ये तो खुद अपनी तनख्वाह लोगों को दान करते रहते हैं। और रोग, ऋण और शत्रु, शत्रुओं का नाश, एक भी शत्रु नहीं बचेगा। प्रबल शत्रु अंतर राजयोग है ये। तो हमने दो बातें हमने अभी तक मानी। नरेंद्र मोदी का शरीर स्वस्थ हो, रोग फ्री, योग के प्रति उनका, शरीर को बनाने के प्रति होगा, पूर्ण पूर्ण रूपेण एनर्जेटिक शरीर, और भारत के सर्वोच्च शिखर पे पहुंचाने वाला ये रोचक महापुरुष राजयोग मंगल का है। और
हनुमान जी की असीम कृपा है इनके ऊपर। राम मंदिर इनके जेहन में इसलिए है क्योंकि लगन में मंगल है। ये रामदूत है। रामदूत अतुलित बलनामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और दूसरा सबसे बड़ा राजयोग जिसके बारे में लोगों की बहुत, मेरे को आज तक कभी कोई यूट्यूब पे एस्ट्रोलॉजर ने इस योग के बारे में नहीं बताया। लगन में नीच भंग राजयोग का होना चक्रवर्ती सम्राट योग बनाता है। अगर आप महाभारत काल से अगर चक्रवर्ती सम्राटों के लिस्ट ढूंढोगे, युधिष्ठिर के टाइम से आज तक 20 से 25 से ज्यादा नहीं होंगे। मैंने एक दिन 16 नाम लिखे थे। उसमें समुद्रगुप्त, राजराजा चोल, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे कई कई अपने महाराज रघु, युधिष्ठिर, राजा हरिश्चंद्र, ये सब लोग चक्रवर्ती सम्राट हुए। तो ये चक्रवर्ती सम्राट योग है। चक्रवर्ती सम्राट क्या होता है? वो व्यक्ति होता है जिसका 4 समुद्रों पे राज हो। चारों समुद्रों पे राज हो। आज के जमाने में अगर अपन देखें तो भारत 3 तरफ से, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। और उसके ऊपर अगर अपन चलेंगे तो अ, जो साउथ चाइना सी है, वो आपका चौथा समुंदर मान सकते हैं। तो ये इस चारों समुद्रों के ऊपर एक तरह से नरेंद्र मोदी का एक छत्र राज है। और पूरे विश्व के घटनाक्रम को अगर आप देखो तो ये एकमात्र व्यक्ति है जो पुतिन और ट्रम्प दोनों से साइमल्टेनियसली बात कर सकता है। यूरोप के अंदर फ्रांस और इंग्लैंड दोनों के प्रतिनिधियों से बात कर सकता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से बात कर सकता है। यूरोपियन यूनियन के अनेक सदस्यों से बात कर सकता है। वो यूक्रेन में जेलेंस्की से बात कर सकता है। यूक्रेन से जिसकी लड़ाई चल रही है पुतिन, उससे बात कर सकता है। पाकिस्तान से हमारी लड़ाई चल रही है, लेकिन साइमल्टेनियसली मुस्लिम कंट्रीज के अंदर सऊदी अरेबिया के प्रिंस, अमर के अमीरात के प्रिंस, और राजा, कतर के महाराजा, और अफ्रीका यूनियन के अंदर नरेंद्र मोदी का बहुत योगदान है। दक्षिण अमेरिका के अंदर नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी पूछ है। दुनिया के छोटे छोटे कंट्रीज जितने हैं वो इसको बड़े भाई की तरह देख रहे हैं। भारत के पड़ोस के अंदर, हर कंट्री के अंदर नरेंद्र मोदी को बहुत इज्जत के साथ देखा जाता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। और दोनों कंट्री का डिसइंटीग्रेशन होना इसी व्यक्ति के हाथ, इसी महापुरुष के हाथ से लिखा हुआ है। तो नीचभंग राजयोग इन लग्न चक्रवर्ती सम्राट योग है। ये आज के आधुनिक युग का चक्रवर्ती सम्राट है। उसके बाद हम 2021 से नरेंद्र मोदी की मंगल की महादशा चल रही है। मंगल की महादशा में अपने शत्रुओं का प्रबल नाश करेगा, अभी भी चल रही है। और इसीलिए आप भारत पाकिस्तान के हैं कि कन्फ्लिक्ट और उसके नाश, और भारत के नरेंद्र मोदी के जितने पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो अपने कर्मों से, जैसे कांग्रेस के राजकुमार नेशनल हेराल्ड के कारण जेल जाने के कगार में है। रॉबर्ट वाड्रा अपने काले कारनामे और अपने करप्शन के केसेस के कारण जेल जाने के कगार में है। सोनिया गांधी करप्शन के चलते जेल जाने के कगार में है। और जो व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी से दुश्मनी ली, उसका एक तरह से पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया। चाहे वो व्यक्ति बीजेपी में रहा हो, चाहे वो व्यक्ति आरएसएस में रहा हो, या वो व्यक्ति अपोजिशन की किसी भी पार्टी में रहा हो। नरेंद्र मोदी की कुंडली के अंदर इसके अलावा अनेकों राजयोग है। कोई आदमी चाय की दुकान से यहां तक का सफर इतनी आसानी से नहीं करता है। हाँ, जन्म कुंडली के अंदर केंद्र का मालिक अगर त्रिकोण के मालिक के साथ में मिलता है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। तो नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली का पहला केंद्र, जो कि लगन खुद है, जिसका मालिक मंगल है, और ये नवा भाग्य भाव का मालिक जो चंद्रमा है, वो दोनों एक साथ हैं, तो ये पहला केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। और भाग्येश का लग्न में पहुंचना इनको
अत्यंत लकी बनाता है। ये लक लक के धनी है। और ये एक राजयोग है, केंद्र त्रिकोण राजयोग। दूसरा केंद्र त्रिकोण राजयोग क्या है? पांचवा केंद्र, जिसका मालिक जुपिटर है। जुपिटर कहाँ बैठा है? इनके सुख के भाव में बैठा हुआ है, लेकिन रिट्रोगेट है। सुख के भाव में बैठा हुआ है, रिट्रोगेट है, इसलिए इनको आलीशान मकान में रहने का सौभाग्य दे रहा है। जिस तरह के प्रधानमंत्री निवास के अंदर नरेंद्र मोदी रह रहे हैं, और फ्यूचर में, अभी आने वाले फ्यूचर के अंदर ही भारत के राष्ट्रपति बनने की पूरी संभावना है। एस्ट्रोलॉजिकली भारत के अगले राष्ट्रपति नरेंद्र दामोदर दास मोदी होंगे। ये मैं आज अपने यूट्यूब पे भविष्यवाणी करता हूँ। और वो कम से कम 2 बार राष्ट्रपति बनेंगे। 2 से ज्यादा बार भी हो सकता है, लेकिन 2 बार तो कम से कम बनेंगे बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि इनको अत्याधुनिक इस तरह के मकान के अंदर रहने की योग है। और भारत का जो सबसे बड़ा आलीशान मकान है वो राष्ट्रपति भवन है। तो भारत के सर्वोच्च शिखर के ऊपर पहुंचेंगे और ये राष्ट्रपति भवन में पहुंचेंगे। तो पांचवें घर, जो कि त्रिकोण है, उसका मालिक जुपिटर है। और इसका किसके साथ योग बन रहा है? ये जो केंद्र है, ये त्रिकोण हो गया, ये केंद्र हो गया, ये दोनों आमने सामने है। ये शनि का घर है। शनि यहाँ बैठा हुआ है। तो शनि और जुपिटर केंद्र के अंदर दूसरा केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तीसरा केंद्र त्रिकोण राजयोग कौन सा बन रहा है? जुपिटर किसको देख रहा है? वीनस को देख रहा है। वीनस क्या है? ये सातवें केंद्र का मालिक है। तो जुपिटर और वीनस मिलके ये एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। जुपिटर और शनि मिलके दूसरा केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तीसरा मंगल और चंद्रमा ने मिलके बनाए 3-3 केंद्र त्रिकोण राजयोग। नरेंद्र मोदी की कुंडली के अंदर ये जो ऊपर वाले तीनों हाउसेस के अंदर, केंद्र के तीनों पिलर्स के अंदर, जो ये मुकुट योग बना रहा है, शंख शंख योग है ये। तो ये आपको राजयोग है। 10th हाउस। 10th हाउस क्या है? का मालिक कौन है? सूरज। सिंह राशि है। सूरज कहाँ पे पहुंच गया है? 11th लाभ भाव में पहुंच गया। वर्क जो भी करेंगे उनसे इनको लाभ होगा हमेशा के लिए। और जो लाभ भाव के अंदर जो मंगल, सॉरी, बुध है, वो स्वग्रही है। स्वग्रही बुध सूरज के साथ मिलके यहाँ पे बुधादित्य राजयोग बना रहा है। तो नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली के अंदर जो भी कार्य करेंगे उसमें उनको लाभ होगा। और यहाँ पे मौजूद केतु इनको स्पिरिचुअली इंक्लाइन कर रहा है लाभ के प्रति। ये समाज के लाभ के प्रति सोचते हैं। सनातन धर्म के लाभ के प्रति सोचते हैं। इंडिविजुअल पैसा नहीं है इनके पास। पर्सनल प्रॉपर्टी इन्होंने बिल्डअप नहीं की है। जबकि स्वग्रही ये है, तो ये चाहते जितना पैसा इकट्ठा कर सकते थे। 3 बार भारत का, गुजरात जैसे समृद्ध प्रदेश का मुख्यमंत्री, और पिछले 15 साल, 12-13 साल से भारत का प्रधानमंत्री, अगर पैसे ही कमाने पे आ जाता तो अपने पूर्ववर्ती लोगों की तरह अपने पूरे परिवार का के लिए पूरे विश्व में प्रॉपर्टियां खरीदता फिरता और इतना पैसा इकट्ठा कर लेता, जो कभी कम नहीं हो सकता था। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनके लगन के अंदर बैठा जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा क्या कर रहा है? नीच का चंद्रमा है। तो सबसे नीचे तबके के आम आदमी की भूख को देखता है ये आदमी। जो करोड़ों लोगों को ये खाना खिला रहा है, वो इसलिए खिला रहा है क्योंकि इसके लगन में चंद्रमा बैठा है। इसने गरीबी देखी, इसने भूख देखी है। ये व्यक्ति जमीन से उठा हुआ आदमी है। भूख भूख देख के पल्ला बड़ा है। इसके जुपिटर जो रिट्रोकेट है, केंद्र में बैठा हुआ है रिट्रोकेट जुपिटर, शनि के घर में है। शनि कर्म का मालिक है। कर्म के क्षेत्र में 10th हाउस में बैठा हुआ है। दिशा बल प्राप्त करता है। ये अपने आप में राजयोग है, जुपिटर का रिट्रोकेट होना। जिन लोगों के केंद्र में जुपिटर है और वो रिट्रोकेट है, तो वो लोग मान लें कि वो दुनिया का जो सबसे फंसा हुआ काम होगा उसमें सबसे ज्यादा सफल होंगे। जैसे
जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो भारत की इकोनॉमी विश्व की फ्रजाइल 5 इकोनॉमी में मानी जाती थी। इस व्यक्ति के आने से सिंगल हैंडेडली इस व्यक्ति का दिशा और विजन ने भारत को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। भारत की तीसरी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। ये हमारे जो पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सदन में कहा था कि हमें गोली और बारूद खरीदने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, हम देश की सुरक्षा के लिए हथियार कहां से लाएं। इस व्यक्ति ने मेक इन इंडिया के तहत भारत को इतने हथियार बना के दिए कि अभी करंट भारत पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट के अंदर भारत के ऊपर एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। इस सिक्योरिटी का पूरा श्रेय नरेंद्र दामोदर दास मोदी को जाता है कि आज हम हमारे घरों में बैठ के जिस तरह आसानी से सो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मिसाइलें चल रही हैं, और हम चैन की नींद सो रहे हैं एसी चला के। आसान नहीं है हमें इस स्टेज तक पहुंचाना। आकाश तीर, भारत का आकाश डिफेंस सिस्टम S-400 जो कि हमने रशिया से लिया, कि भारत पे कोई परमाणु हमला नहीं हो सके। दोस्तों, इसके लिए एक लंबा विजन चाहिए। वो लंबा विजन इनको जुपिटर दे रहा है। राहु का त्रिकोण में होना अपने आप में राजयोग कारक है। फिफ्थ हाउस में अकेला राहु, फिफ्थ हाउस में अकेला राहु इनको पॉलिटिकल विजडम देता है, जो कि सबसे बड़ी है। कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से तिलांजलि दिला दी इन्होंने। इसलिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जो कन्वेंशनल एजुकेशन है वो खत्म हो गई। उसके बाद इन्होंने पत्राचार से आगे की डिग्री प्राप्त करी। लेकिन इस राहु ने इनको पॉलिटिकल विजडम इतनी दी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने संसद में एक दिन कहा, आप मेरे हर चीज पे शक कर सकते हो, लेकिन मेरी पॉलिटिकल समझ के ऊपर अगर आप शक करते हो तो आप में पॉलिटिकल समझ नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग। राहु आज, कल सुबह राहु अपनी एक्वेरियस में जा रहा है। नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली में देखोगे तो जिस जगह पे आज राहु काम कर रहा है, कल से राहु इनके केंद्र के इस भाव में आ जाएगा। तो राहु ने इनको बहुत कुछ दिया। राहु ने इनको विजन दी। राहु ने इनको केंद्र का राहु इनको रिलीजियस बनाता है। केंद्र में फिफ्थ हाउस के अंदर राहु होने से ये माँ भगवती के अनन्य भक्त है। राहु किससे डरता है? राहु दो ही व्यक्तियों से डरता है। पहला माँ भगवती से डरता है। माँ भगवती के अनन्य भक्त हैं। दो नवरात्रे तो सारी जनता को बताऊंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि वो दोनों गुप्त नवरात्रे भी करते होंगे, और केवल पानी पे, नींबू पानी के ऊपर वो नवरात्रे 9 दिन के करते हैं और अपना सारा काम करते हैं। मैं मुझे मालूम है दोस्तों कि 9 दिन का फास्ट माँ भगवती की कृपा के बगैर आप पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आप नमक नहीं खाते हो उसमें। बिना नमक के खाली पानी पे या खाली नींबू पानी के ऊपर आप व्रत करते हो। मैंने कई बार उनको नवरात्रे के अंदर 12-12, 24-24 घंटे काम करते देखा है। तो ये माँ भगवती की असीम कृपा है इनके ऊपर, और राहु इसलिए इनके लिए अत्यंत फलदायक है। वीनस का 10th हाउस में होना, और इस वीनस के कारण इनके अंदर अच्छे कपड़े, सुंदर वस्त्र पहनने का शौक पैदा होता है। वीनस इनको वर्क प्लेस के ऊपर एक्सट्रीमली मेट्रिकुलस तरीके से रखता है, वेल ड्रेस्ड मैन, और सम्माननीय तरीके से ये आदमी कपड़े पहनता है। ये कोई दिखावा नहीं करता है अरविंद केजरीवाल की तरह कि मैं तो एक फटे पुराना कपड़ा पहनूंगा, चप्पल पहन के दुनिया को दिखाऊंगा और करोड़ों रुपए का गबन करके भ्रष्टाचार करूंगा। ये व्यक्ति के अंदर, ये वीनस इनको अच्छे सुंदर वस्त्रों की तरफ कब ले जाता है और इनको वेल ड्रेस्ड रखता है। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जन्म कुंडली की मैंने बहुत सारी अच्छाइयां आपको मैंने बता दी। कुछ विशेष योग हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। रोचक महापुरुष योग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। रोचक महापुरुष योग के बारे में के बाद में इनके लगन में ये जो चंद्रमंगल योग है, चंद्रमंगल योग
एक संतुलित एम्बिशंस फुलफिल योग बनाता है, और मंगल की एनर्जी को चंद्रमा शांत करता है। चंद्रमा जनमानस का प्रतीक है, और जनमानस का प्रतीक है, तो ये जनता क्या सोच रही है नरेंद्र मोदी को सबसे पहले पता लगता है। इसलिए ये जनता के हार्ट को हमेशा जीतते हैं। नीच भंग राजयोग जो मैंने लगन में बताया, वो चक्रवर्ती सम्राट योग है। मंगल का वृश्चिक राशि में होना सैमन हंटर है। सैमन हंटर क्या है? वो हमेशा लड़ाई जीतेगा। ये वो व्यक्ति है जो कि आंख बंद करके तीर चलाएगा तो शत्रु अपने आप तीर के सामने आके मर जाएगा। गुरु का फोर्थ हाउस केंद्र में, केंद्र के अंदर कुंभ राशि में जो गुरु है, वो हमेशा उच्च की तरफ फल देता है। कुंभ का गुरु उच्च का फल देता है, जो कि चंद्रमा के अंदर फोर्थ हाउस में होना चाहिए। और ये किस भाव को देख रहा है? ये आठवें भाव को देख रहा है। ये जो चंद्रमा जुपिटर है, ये यहाँ से आठवें भाव को देता है। आठवां भाव क्या? ऑकल्ट का है। इसलिए ये व्यक्ति योग, कन्वेंशनल आयुर्वेद, और उसके अलावा आप इसके अंदर पूजा, और इवन मेरा मानना है कि ये बहुत तांत्रिक तरीके से भी पूजा इन्होंने अपने जो जीवन में, जिन्होंने अध्यात्म की खोज की, तब उन्होंने इस तरह की पूजा भी करी होगी। रिट्रो जुपिटर ने विपरीत परिस्थितियों में विजय दिलाता है, और ये रूट कॉज है जो कि एक चाय वाले से लेके प्रधानमंत्री का सफर कराता है, और फ्रजाइल फाइव से बेस्ट फाइव इकोनॉमीज में ले जाता है। फिफ्थ हाउस का राहु मैंने आपको बता ही दिया। ये मूल त्रिकोण का राहु राजयोग और धार्मिक कराता है, और नई नए टाइप के का डेवलपमेंट कराएगा। इन्होंने क्या किया? सारे मंदिरों का पुनरुत्थान कराया। चाहे सोमनाथ के ऊपर सोना चढ़वाना आप ले लो, चाहे अपने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाना ले लो, या अयोध्या का भव्य राम मंदिर ले लो, या जो भी अपने बांके बिहारी कॉरिडोर बन रहा है, या पुराने जो मंदिर हैं उनका पुनरुत्थान होना हो, ये सब चीजें। इलेवेंथ हाउस के लाभ भाव में कन्या का स्वग्रही बुध है, जो कि बुधादित्य राजयोग बनाता है, और बुध और सूर्य का जो योग है, वो इनके अंदर विलक्षण बुद्धि बनाता है। और विलक्षण बुद्धि के साथ में यहाँ पे केतु का होना धर्म ध्वजा योग बनाता है। केतु क्या है दोस्तों? धर्म की ध्वजा है, फ्लैग है। तो केतु क्या? केतु, सूरज और बुध का होना, ये धर्म ध्वजा योग बनाता है। फोर्थ और टेंथ हाउस के अंदर शुभ ग्रहों का होना, फोर्थ हाउस के अंदर जुपिटर है और यहाँ पे वीनस है। ये दोनों शुभ ग्रहों का होना एक दूसरे को देना काला नाम का राजयोग बनाता है। शनि अपने स्वयं के घर को देख रहा है, जो कि खुद का हाउस है। कर्म का मालिक कर्म में बैठा हुआ है, तो वर्क के अंदर एक्सट्रीम ऊंचाई पे ये इनको पहुंचाता है। और इस पे गुरु की दृष्टि सोने पे सुहागा है। और सबसे बड़ा योग भाग्य कारक कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा कहाँ बैठा है? टॉप पे बैठा है। इसलिए ये व्यक्ति हमेशा टॉप पे रहेगा। मुख्यमंत्री राज्य का सबसे सर्वोच्च, प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च। अब प्रधानमंत्री के बाद ये बंदा टॉप पे रहेगा तो कहाँ जाएगा? ये भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, टॉप पे रहेगा उस समय भी। और भारत के राष्ट्रपति के बाद में टॉप पे कहाँ जाएगा? एनी गैस? मेरे बोलने से पहले अगर कोई आदमी ये लिख के कमेंट में बताएगा कि भारत प्रधानमंत्री के बाद में ये आदमी राष्ट्रपति बनेगा, और राष्ट्रपति के बाद में ये क्या बनेगा? ये आदमी नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से ये भविष्यवाणी करता हूं कि ये व्यक्ति भारत का राष्ट्रपिता बनेगा। ही विल बिकम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मार्क माय वर्ड्स। ये आदमी 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाएगा, और तब तक जीवता रहेगा। जो लोग नरेंद्र मोदी को देख के फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, जो जिन लोगों को नरेंद्र मोदी फूटी आंख नहीं सुहाता है, उन्होंने अभी तो देखा ही क्या है? उनको इस व्यक्ति का गोल्डन पीरियड अभी देखना है। नरेंद्र मोदी की जो कुंडली के अंदर मंगल की जब दशा खत्म होगी, मैं 5-7 साल पहले नरेंद्र मोदी के कुंडली को पहली बार स्टडी किया। पहली बार स्टडी किया तो मैंने पाया यार कि जब राहु की दशा आएगी,
जो कि एक त्रिकोण का मालिक है, जुपिटर की तरह बिहेव कर रहा है। और जुपिटर की तरह बिहेव कर रहा है, जुपिटर केंद्र में बैठा हुआ है, दूसरे भाव और पांचवें भाव का मालिक की तरह बिहेव करने वाला। तो ये क्या करेगा, टीचर बन जाएगा, प्रीचर बन जाएगा, मेंटर बन जाएगा ये आदमी इस दशा के अंदर, और मेंटरशिप करेगा इस देश के लिए। और ये दशा इनकी जीवन की सर्वोच्च पॉलिटिकल विजडम वाली दशा है, क्योंकि ये पॉलिटिकल विजडम दे रहा है। तो अगर पॉलिटिकल विजडम दे रहा है और इतनी लंबी दशा है, तो आदमी करेगा क्या? तो तब मैंने सोचा कि ये आदमी इस भारत का राष्ट्रपति बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, और भारत की इन सारी परेशानियों से निकालता हुआ इस आदमी इसको 2047 के, जो इसका ड्रीम है कि विकसित भारत बनाना है मुझे, 2075 साल हो गए, अगले 25 साल में इस देश को विकसित भारत बनाना है। जो 2047 का इसका ड्रीम है, वो ड्रीम पूरा करेगा। और जिस दिन ये ड्रीम पूरा करेगा, उस दिन इसको फादर ऑफ नेशन की उपाधि मिल जाएगी दोस्तों। हाथ जोड़ के देंगे, हम ही लोग देंगे, क्योंकि तब तक इस देश को इतना विकसित कर चुका होगा कि हम जो आज यहाँ पे 2025 में सोच नहीं सकते। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कुंडली के अंदर अत्यंत विलक्षण तथ्य है। और अगर इन तथ्यों को अगर हम सही तरीके से सोच रहे हैं, और हमें लगता है कि यार ये अब तक सच होती आई है कुंडली, तो आगे भी सच होगी, तो हम क्या करें, भारत के भविष्य में इन्वेस्ट करें, भारत की ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास करें, भारत को डेवलप्ड नेशन होते हुए देखने के ऊपर विश्वास करें। और हमें रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स और भारत के लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के स्टॉक्स जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके ऊपर लॉन्ग टर्म बैट लेनी चाहिए और उसमें करना चाहिए। मेरे चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के ऊपर 12 सेक्टर मैंने डिटेल एनालिसिस करके बनाए हैं, जो रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स हैं। उसके अंदर वो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म करें जिसका रिसेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। और भारत के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी की कुंडली के अंदर जो विशेषता है, वृश्चिक लग्न में दृढ़ संकल्प, साहस, नेतृत्व क्षमता, चंद्र मंगल योग, वित्तीय समृद्धि, राजनीतिक तीव्रता, चतुर निर्णय, गुरु की स्थिति से गुरु का ज्ञान, वाक्पटुता, जन समर्थन, राजनीतिक भाग, ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में एनालाइज कर चुका हूँ। लग्नाधिपति लग्न मंगल का स्वयं के लग्न में शक्तिशाली स्थिति में होना, चंद्र मंगल के कारण नीच भंग राजयोग होना, उसके कारण इनका शनि और शुक्र का राजयोग कारक बनाना, और गुरु की स्थिति इसको दो दो केंद्र त्रिकोण राजयोग के अंदर मौका दे रही है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जन्म कुंडली का लगन चार्ट है, और ये व्यक्ति धीरशील योग के अंदर डूबा हुआ, साधना करता हुआ, और वक्त आने के ऊपर बंदूक लेके शत्रुओं का शिकार करता हुआ। ये दोनों चित्र मैंने इसीलिए लगाए हैं कि इस जन्म कुंडली के अंदर ये तब है जब इसके ऊपर चंद्रमा का, माँ का आशीर्वाद है इसके ऊपर, और जब मंगल अपने पूर्ण शबाब पे होगा, तो ये शत्रुहंता है। नरेंद्र मोदी की कुंडली के अंदर अगर हम इनकी दशाओं को गौर से देखें, तो 2021 28/11/2021 को मंगल की महादशा शुरू हुई इनकी। उससे पहले 28/11/2011 से चंद्रमा की महादशा थी, और उस महादशा के अंदर ये भारत के प्रधानमंत्री बने, और ये 2021 में खत्म हुई। उसके बाद लग्नेश के अंदर मंगल की महादशा आई, और इस महादशा के चलते मैंने 2014 में ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये आदमी देश का 3 बार इलेक्शन जीतेगा और 3 बार प्रधानमंत्री बनेगा। और मंगल की दशा के अंदर ये 2028 तक है, मंगल की दशा 2028 तक है। उसके बाद राहु की दशा 2028 से 2046 तक रहेगी, और 2047 के अंदर, 46 के अंदर, नवंबर के अंदर जुपिटर की महादशा आ जाएगी, और जुपिटर इनके केंद्र के अंदर रेट्रोग्रेड है, जो कि 2062 तक चलेगी। तो
नरेंद्र मोदी के जो राहु की महादशा है ये अत्यंत योग कारक है। जुपिटर की महादशा भी बहुत अच्छी है, तो इनका बुढ़ापा बहुत अच्छा कटेगा। भगवान की दया से इनको लॉन्गेटिविटी मिली हुई है। जुपिटर जो फोर्थ हाउस में बैठ रहा है वो उनको आठवें भाव को देख रहा है, रिट्रोग्रेड जुपिटर है, तो लंबी आयु प्रदान करता है। केंद्र के अंदर स्वग्रही मंगल है, तो इनको रोग मुक्त रखता है, क्योंकि वो पहले और छठे घर का मालिक है। तो मेरा मानना ये है कि यह व्यक्ति 100 साल के प्लस की आयु प्राप्त करेगा। कई लोगों को तो ये सुन के हार्ट अटैक आ जाता है कि नरेंद्र मोदी इतने लंबी आयु तक जिएंगे, तो इनके इनके शत्रुओं का क्या होगा, इनके पॉलिटिकल एनिमीज का क्या होगा, उनका कोई कोई फ्यूचर नहीं है। अभी तो ये जो लोग, जितने लोग हैं ना, ये सब जो लोग आज नरेंद्र मोदी को पानी पी पी के गालियां बकते हैं, वो सब लोग कहेंगे कि देवता आदमी है। कब कहेंगे? जिस दिन भारत के सर्वोच्च गद्दी, प्रधानमंत्री के पद पे योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस दिन नरेंद्र मोदी इस टर्म के मध्य में अपना पद छोड़ के भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, उस दिन ये अपनी गद्दी को योगी आदित्यनाथ को सौंप के जाएंगे। ये मेरा दूसरा पॉलिटिकल प्रिडिक्शन है। तो ये जो अभी इस समय मंगल की दशा में शनि चल रहा है, शनि कब से चल रहा है? 20/4/2024 से चल रहा है, और 30/5/2025 तक चल रहा है। कब? 2025 मई का महीना चल रहा है दोस्तों। ये शनि की दशा, मंगल के अंदर शनि की दशा खराब मानी जाती है, और ये दशा खत्म होने वाली है। इस दशा के बीच में जब मंगल और शनि की दशा थी, तो मंगल और शनि की दशा के बीच में 6/4/25 से 30/5 के बीच में जुपिटर की दशा है, और रिट्रोग्रेड जुपिटर था। तो रिट्रोग्रेड जुपिटर ने इनको पॉलिटिकल विजडम दी, और उसके चलते भारत पाकिस्तान के बीच का जो भी कन्फ्लिक्ट था उसको खत्म कराने का योगदान था। अगर 30 तारीख तक भारत और पाकिस्तान के बीच में और कोई छुटपुट लड़ाई नहीं हुई, तो मंगल के अंदर बुध की जब दशा आएगी 30/5/2025 से लेके 27/6/2026 तक, इस दशा के अंदर भारत के लाभ भाव में है, तो नरेंद्र मोदी के लाभ भाव की ये दशा है, तो इनको जो भी कन्फ्लिक्ट आगे होंगे उसके अंदर इनको प्रॉफिट होने की पूरी संभावना है। मंगल और शनि के बाद में हम नरेंद्र मोदी की कुंडली का एक राज्य को और भी है। वो ये है कि अमात्य कारक और आत्मकारक। आत्मकारक वो प्लेनेट होता है जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होती है, शनि है इनका। तो ये सैटर्नियन प्रिंसिपल का आदमी है, और सैटर्न की तरह कर्म योगी माना जाता है। और इसके साथ में आत्मकारक वीनस है, तो कर्म के अंदर ये वीनस का तड़का लग जाता है। और आप मान के चलो कि इस व्यक्ति के सलाहकार आला दर्जे के, उच्च कोटि के सलाहकार होंगे। आप देख लो, अजीत डोवल, अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। तो इनके पास जो भी लोग हैं जो सलाह दे रहे हैं इनको, वो सारे व्यक्ति इनके आत्मकारक और अमात्य का मिलन है, और वो भी वर्क क्षेत्र में। इसलिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य हो गया। तो ये बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई कि ये व्यक्ति के की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, और इस जन्म कुंडली के अंदर मुझे किसी भी किस्म का कोई दोष नजर नहीं आता है। रोचक, चंद्रमंगल, बुधादित्य, धर्मादि कर्मादित्य राजी हो गए इनके अंदर। नवे हाउस का मालिक चंद्रमा, और 10वें का स्वामी का परस्पर केंद्र में होना, ये जो योग है, ये ग्रहों की शक्तिशाली स्थिति, मंगल, गुरु, शनि, शुक्र, सूरज, पावरफुल प्लैनेट्स। प्रधानमंत्री कैसे बने? चंद्रमा की महादशा के अंदर। गुरु के अंदर चंद्रमा की अंतर्दशा थी, तब प्रधानमंत्री बन गए थे। गुरु की अंतर्दशा राजयोग कारक होने से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर इनको लोकप्रियता मिली।
शुक्र की अंतर्दशा के अंदर चंद्रमा के दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड है ये शुक्र। मंगल की महादशा के अंदर चल रही है, 28 तक रहेगी। शत्रुओं का प्रबल नाश करेगा। जब तक चंद्रमा था तो इसने अपने सारे शत्रुओं को आजाद छोड़ रखा था। सब लोग इसको दिन रात पानी पी पी के गालियां बकते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ आपको। जितनी गालियां इस आदमी ने खाई है ना, उतनी गालियां भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं खाई होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? चंद्रमा जनमानस का प्रतीक है और वो नीच राशि में है। तो ये जनता है ना, इस देवता समान आदमी को गाली बकने की कोई कसर नहीं छोड़ती है। बीजेपी आरएसएस के जो कट्टर समर्थक है, वो उन लोगों को मैंने इसको गालियां बकते देखा है। विपक्षी और सनातन धर्म विरोधी तो इसको सारे दिन गालियां बकते ही हैं। लेकिन वो व्यक्ति भी इसको देते हैं क्योंकि इसकी कुंडली के अंदर जो जनमानस का कारक चंद्रमा है, वो अपनी नीच राशि में है। तो वो नीचता करता है, जनता इसके साथ नीचता करती है। इस व्यक्ति को 400 सीटें नहीं दी इस बार, जिसके लिए विपक्ष के इंडी गठबंधन वाले तो ये मान के चल रहे थे कि यार इसने 400 बोली और ये 400 नहीं जीता और प्रधानमंत्री बन गया तो क्या हुआ, हम तो जीत गए। ये प्रधानमंत्री बन गया लेकिन इसने 400 बोली थी, ये तो 400 नहीं लेके आया, 400 से कम रह गई, इसलिए हमारे को विजयी हो गए हम। तो ये चंद्रमा के नीच होने के कारण 2024 के चुनाव की जो ग्रह स्थिति थी, मंगल की महादशा थी, बुध की अंतर्दशा थी, और ये शक्तिशाली योग था जो कि प्रसिद्धि और लाभ देता है, इस चक्कर में ये दिया। मंगल बुध के कारण ये व्यक्ति वापस भारत का प्रधानमंत्री बन गया। ये भारत का भविष्य था, अच्छी किस्मत थी, इसलिए ये हो गया। ये विंशोत्तरी दशा नरेंद्र मोदी की, जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मंगल की महादशा में लग्नाधिपति है, नेतृत्व क्षमता और ऑल अक्रॉस वर्ल्ड इस व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार किया जा रहा है। छठे का स्वामी है, इसलिए शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। 2021 में ये दशा शुरू हुई है, 2028 तक चलेगी, 7 वर्षों की ये दशा होती है। इसमें इसके सारे शत्रु, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, खत्म हो जाएंगे। मंगल और बुध की अंतर्दशा 24 से मई 25 तक चलने वाली मंगल बुध के अंदर में शक्ति और बुद्धिमत्ता का संगम होगा, और बुध की उच्च स्थिति एकादश भाव में है, जो प्रसिद्धि, लाभ और चतुर रणनीति प्रदान करती है, जिसका एग्जाम्पल हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देख लिया। मंगल की महादशा है ना, हनुमान जी को सिंदूर बहुत पसंद है, इसलिए ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध की संभावना 2024-25 के अंदर युद्ध की संभावना है। 26 के अंदर जाके मुझे ऐसा लगता है इस वर्ष भी सितंबर के अंदर हो सकती है लड़ाई, पूरी संभावना है। और भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ेगा। मंगल युद्ध का कारक ग्रह है, और मंगल केतु की दशा जो मई 25 से अप्रैल 26 के दौरान तनाव चरम सीमा पे पहुंच सकता है। मंगल और 27/5/26 से 23/10/26 के बीच में है मंगल और केतु। भारत के भविष्य के आर्थिक विकास, सैन्य शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, आंतरिक सुधार सारे डेवलप हो जाएंगे। भारत और पाकिस्तान की जो जन्म कुंडली को अगर अपन ध्यान से देखते हैं, जैसा कि मैंने अपने 6 प्लैनेट कंजंक्शन वाले वीडियो में ऑलरेडी बताया है ये, कि भारत के जो 6 प्लैनेट का कंजंक्शन था वो लाभ भाव 11th हाउस में था, इसलिए भारत की पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बढ़ने की पूरी संभावना है। भारत में पीओके का इंटीग्रेशन हो जाएगा, भारत के अंदर हम बांग्लादेश का भी कुछ हिस्सा लेंगे, भारत के अंदर बर्मा का भी कुछ हिस्सा लेंगे, हो सकता है नेपाल और भूटान जैसे देश भी भारत के अंदर इंटीग्रेट हो जाए। द श्रीलंका से हम कच्चा थीवू को वापस ले सकते हैं, जो कि आइलैंड इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया था। पाकिस्तान के ये हानि के भाव में हो रहा है, 6 प्लैनेट कंजंक्शन हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है ये इवेंट। 29 तारीख को, 29 मार्च को थी। तो इसके अंदर पाकिस्तान का इंटीग्रेशन होगा, तो अब बलूचिस्तान के आज़ाद होने की चारों तरफ आपको खबरें सुनाई दे ही रही होंगी। और इधर
जो खैबर पख्तूनवा और फाटा रीजन है, जो इस फाटा रीजन और खैबर पख्तूनवा को अफगानिस्तान लेना चाहता है। गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके जो है उसको हम भारत में मिलाना चाहते हैं। इधर जीए सिंध आंदोलन है, जो कि सिंध प्रांत को आजाद कराना चाहता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी का ड्रीम था कि सिंध को आजादी मिले। तो उनके ड्रीम को भी पूरा करने का, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल गुरु माना जाता है, तो इसको करते हैं। उसके बाद हम भारत का सनातन धर्म का पुनरुत्थान होगा। क्यों होगा? क्योंकि भारत के जन्म कुंडली के जो 6 प्लेनेट कंजंक्शन जो मीन राशि में हुआ, वो कहाँ पे हुआ है? लाभ भाव में हुआ है। और यहाँ पे जो जुपिटर केतु था 5th हाउस में, जो कि पूर्व धर्म, सनातन धर्म को, पूर्व पुण्यों को बताता है। ये 6 प्लेनेट तो यहाँ से इसको देख ही रहे थे, गुरु और यहाँ बैठा मंगल, ये दोनों भी इसको दृष्टि मार रहे थे। तो इसका मतलब है सनातन धर्म के धर्म ध्वजा का उत्थान होगा, और वंस अगेन सनातन धर्म विश्व का सर्वोच्च धर्म बनेगा। उसके साथ में इस इस इवेंट का, इस सच्चाई को भारत के अंदर जो कुंभ हुआ अभी 2025 के अंदर, उसके अंदर 65 करोड़ सनातनी हिंदुओं ने प्रयागराज के अंदर डुबकी लगाई, संगम के अंदर। ये इवेंट क्योंकि मीन राशि के अंदर हुई है, तो पानी के अंदर आपने डुबकियां लगाई। अब लड़ाई हो रही है तो भारत ने सिंधु का पानी रोक दिया है। तो जल से रिलेटेड इवेंट है। और दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो 29 मार्च वाला देखा है, और उसको मैंने पहले ही बताया था कि ये एक विशेष चित्र है, इसके अंदर 52 शक्तिपीठ है देवी के, माँ भगवती के शक्तिपीठ है। कल सुबह, कल 18 तारीख है, और कल राहु अपना घर बदल रहा है। राहु माँ भगवती का अनन्य पुजारी है, और माँ भगवती की कृपा करने से आप राहु को साध सकते हो। राहु का वैसे कलयुग के अंदर खाटू श्याम जी राहु का अवतार माने जाते हैं, जिनको मैं शेयर बाजार का भगवान मानता हूँ। और जयपुर के पास में खाटू श्याम मंदिर के अंदर अगर आप आके पूजा करते हैं, तो आपको शेयर बाजार के अंदर अत्यंत लाभ होगा। या आप किसी भी किस्म की रोग ऋण शत्रुओं से ग्रस्त हैं और हारे में हैं, तो हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो ये राहु की महिमा है। और एक एक करके ये सारे शक्तिपीठ जागृत हो रहे हैं। तो इसके अंदर जो शक्तिपीठों की जागृति का क्रम है, उसमें माँ हिंगलाज का नंबर है। और बलूचिस्तान के अंदर ये माता का मंदिर है। और इस मंदिर के जागृत होते ही बलूचिस्तान के अंदर आजादी मिल जाएगी। बंगाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर ढाकेश्वरी समेत मंदिरों का अंदर जागरण शुरू हो चुका है। तो धीरे 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 करके ये सारी जितने टेम्पल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन सारे टेम्पल्स के अंदर माँ भगवती का जागरण होगा। भारत की जन्म कुंडली क्या कहती है? नरेंद्र मोदी की तो जन्म कुंडली हमने देख लिया, भारत की जन्म कुंडली देखते हैं। 15 अगस्त की ये कुंडली है। रात्रि को हमने, पता नहीं कैसे उस समय बुद्धि आ गई कि उज्जैन के एक बहुत बड़े पंडित के ने ये मुहूर्त निकाल के दिया, और उस विषम परिस्थिति के अंदर ये बेस्ट मुहूर्त है। इस मुहूर्त के अंदर हमने वृष लग्न के अंदर हमारा जन्म कराया। पाकिस्तान ने मेष लग्न में अपना जन्म कराया, इसलिए वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। और उसका उस उस लग्न के कारण उसका जहां बर्थ हुआ है, उस बर्थ को हम देख के हमें पता लग ही रहा है कि उस कितना खराब मुहूर्त में उसका जन्म हुआ है। और हम जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं, वो तरक्की पूरे विश्व के अंदर हम इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े संवाहक हैं, क्योंकि हमारे केंद्र में राहु बैठा हुआ है, लगन के अंदर राहु बैठा है। हमारे जो 3rd हाउस ऑफ द एफर्ट्स है, उसके अंदर 5 ग्रह का योग है। शनि, बुध, सूरज, चंद्रमा और वीनस। ये पंचग्रह योग यहाँ पे हो रहा है। और ये पुख्य नक्षत्र के अंदर, चंद्रमा उस समय पुख्य नक्षत्र में था, मून कैंसर के अंदर पुख्य नक्षत्र में था। और ये एक अत्यंत शुभ नक्षत्र में भारत का जन्म हुआ, जो भारत के लिए सबसे बड़ी बात है। मंगल 2nd हाउस के अंदर है, और 2nd हाउस में से बैठ के ऑकल्ट को देख रहा है।
लॉन्गेटिविटी को देख रहा है। अगर ये लॉन्गेटिविटी को देख रहा है तो भारत की लंबी आयु को बढ़ावा दे रहा है, भारत के भाग्य को ये मंगल देख रहा है। तो इसलिए भारत के ऊपर भाग्य विधाता की तरह हनुमान जी की अपरंपार कृपा बनी हुई है। जो सिक्स हाउस के अंदर जुपिटर है, और जुपिटर सिक्स हाउस के अंदर कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होता है, लेकिन यहाँ से एक दो तीन चार पांच वर्किंग प्लेस को भारत की देख रहा है, इसलिए भारत का कर्म हमेशा से सुधरे ही रहेंगे और आगे अच्छे रहेंगे। भारत की विदेश नीति को वो देख रहा है, ट्वेल्थ हाउस को देख रहा है, और ट्वेल्थ हाउस को देखने के बाद भारत के धन भंडार को देख रहा है। इस जुपिटर का यहाँ से बैठ के भारत के वित्तीय कोष को देखना ये बताता है कि भारत के अंदर, क्योंकि रुपये पैसे का जो एक्चुअल मालिक है, वो सोने का जो मालिक है वो तो जुपिटर ही है। जुपिटर बैठ के यहाँ से अपने सेकंड हाउस को देख रहा है भारत के। भारत का सेकंड हाउस क्या हुआ? स्टोर इनकम हुई, स्टोर इनकम हुई। तो आरबीआई के वॉल्ट के अंदर सोना दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। जुपिटर क्या करा रहा है? भारत के अंदर शुरू से ही सोने के प्रति लोगों का मोह बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से भारत की जन्म कुंडली भी ये बताती है कि भारत का फ्यूचर बहुत अच्छा है। भारत की जन्म कुंडली की विंशोत्तरी दशा देखेंगे हम, तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज आपको देखने को मिलेगी। चंद्रमा की दशा चल रही है 10/9/2015 से, और ये 10/9/2025 को खत्म हो जाएगी। अब आपको समझ में आया कि मैं भारत और पाकिस्तान की लड़ाई को सितंबर में क्यों कह रहा हूँ। मैंने मेरे पहले वाले 2-3 वीडियो में भी ये बात बोली थी कि सितंबर में भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होगी। उससे पहले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 15 दिन के अंतराल में होंगे, और उसके बाद में इस लड़ाई होने की पूरी संभावना है। क्यों है? क्योंकि भारत की जन्म कुंडली में मंगल का ही विंशोत्तरी महादशा शुरू हो जाएगी। ये 7 साल के लिए रहेगी, 10/9/2025 से 10/9/2032 तक। तो 2032 का ये पीरियड भारत के लिए संकट भरा पीरियड रहेगा। इस पीरियड के अंदर हमें कई किस्म के लड़ाइयों के अंदर सम्मिलित रहने का मुझे लगता है कि कई लड़ाइयां हम देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि एट्थ सेवंथ हाउस का मालिक है भारत के जन्म कुंडली में। मंगल क्या है? सेवंथ हाउस का मालिक है। सेवंथ हाउस क्या होता है? सेवंथ हाउस होता है पत्नी, और पत्नी को, और ये जो होता है ना, नैसर्गिक मार्केश होता है सेवंथ हाउस। आप लोगों को जान के बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर ज्योतिष में पत्नी को पति का नैसर्गिक मार्केश माना गया है। आप सारी दुनिया में कुछ भी शेर बब्बर शेर बन के रहो, घर में आओगे तो पत्नी आपके लिए बाय डिफॉल्ट मार्केश है। तो अगर वो बाय डिफॉल्ट मार्केश है तो भारत के मार्केश की दशा शुरू हो रही है, मंगल की दशा है। और मार्केश की दशा है जो कि सेकंड हाउस ऑफ द, जो कि दूसरा मृत्यु भाव है, वहां बैठा हुआ है। और मृत्यु भाव बैठा है उस समय जो भारत का पंत प्रधान है उसकी भी मंगल की महादशा चल रही है। छोड़ेगा नहीं। उसके बाद में तो नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ेगा, और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ नहीं छोड़ने वाले। वो तो खुद ही मंगल के साक्षात रूप है। तो चंद्रमा की दशा के बाद में मंगल की दशा आएगी। इस समय चंद्रमा में जुपिटर चल रहा है, जो कि 13/5/25 से लेके 6/6/2025 तक है। और उसके बाद चंद्रमा में शनि की दशा आएगी 6/6/2025 से 5/7/2025। तो अगला महीना जो जून का महीना है उसमें काफी उठापटक होगी। आप यहाँ पे दशा भी चेंज हो रही है भारत की, और उसके बाद में 15 जून को जुपिटर भी राहु की नक्षत्र आद्रा में चला जाएगा। तो 15 जून के आसपास आपको सतर्क रहना चाहिए, बाजार के अंदर उठापटक हो सकती है। फिर उसके बाद में हम चंद्रमा सूरज के अंदर राहु की दशा, दिस इज इंटरेस्टिंग। चंद्रमा सूरज और राहु, चंद्रमा के अंदर सूरज, चंद्रमा में सूरज,
चंद्रमा, सूरज, राहु। चंद्रमा, सूरज, राहु, और राहु के अंदर जब सूरज था 8 तारीख को, तो ये डबल ग्रहण कारक योग था। और डबल ग्रहण कारक योग में 8 9 25 और 9 5 25 को भारत और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ। फिर हम अगर भारत की कुंडली के अंदर अगली महादशा मंगल की देखते हैं, तो मंगल की महादशा के अंदर मंगल में मंगल आएगा 10 9 25 से 6 2 26 तक। और उसके बाद राहु की दशा शुरू हो जाएगी 6 2 26 से 25 2 27 तक। इस दशा के बीच में राहु की जब दशा चल रही होगी, क्योंकि भारत की जन्म कुंडली के लगन का मालिक है राहु, तो ये लगन के सर्वोच्च पद पे किसी राहु वाले व्यक्ति को बैठा देगा, तो वो नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति बनने का पीरियड मेरे को लगता है इस पीरियड के अंदर नरेंद्र मोदी सत्ता का त्याग करेंगे और राष्ट्र की तरफ अग्रसर होंगे। मंगल में मंगल, और मंगल के अंदर जो दशाएं चल रही हैं वो सूरज 17 1 मंगल में मंगल और मंगल में राहु 19 9 10 9 2025 से शुरू होगी। और तीसरा मंगल आएगा 19 9। मंगल के अंदर मंगल के अंदर कुछ होने वाला नहीं है। 19 9 25 से 11 10 राहु भी लगन की दशा है, इसमें भी कुछ नहीं होगा। जुपिटर, ये 11 10 से 31 10 का पीरियड, और उसके बाद में शनि की दशा। ये सारे पीरियड भारत के लिए थोड़े से भारी हो सकते हैं। 24 के इलेक्शन के अंदर एनडीए को भारी बहुमत से जीत मिली। भारी बहुमत से तो नहीं थी, जितने बहुमत से मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। और लेकिन फिर भी भारत का प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी है। मंगल और केतु की अंतरदशा 25 से अप्रैल 26 के बीच में है, जो लड़ाई कराने की थी, तनाव स्थिति रहेगी। और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे भी सामने आ सकते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है। कूटनीतिक प्रयास इस तनाव को कम करने के लिए पूरे विश्व में रहेंगे। भारत का भविष्य आर्थिक महाशक्ति हो जाएगा 2030 तक। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। $4.6 ट्रिलियन ऑलरेडी हम पार कर चुके हैं। $5 ट्रिलियन के प्लस का टारगेट है हमारा। आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, और उद्योग व्यापार और निवेश में वृद्धि होगी। रोजगार के नए अवसर, सैन्य शक्ति के अंदर उल्लेखनीय वृद्धि होगी। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। मंगल की महादशा चल रही है दोस्तों। सीमा महत्वपूर्ण हो जाएगी। आधुनिक हथियार तकनीक का विकास होगा। पूरे विश्व में भारत नेतृत्व करेगा, और कूटनीतिक सफलताएं भारत को मिलेंगी। आप देख लो, हम अफगानिस्तान, जो कि पाकिस्तान के ज्यादा करीबी माना जाता था, आज भारत प्रॉक्सी वॉर करा रहा है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से, पाकिस्तान के अंदर। निष्कर्ष, नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली में अनेक शक्तिशाली राज्य हो गए जो सफल नेता बनाते हैं, राजनीतिक स्थिरताएं देते हैं और उज्जवल भविष्य के कारक हैं। और नरेंद्र मोदी के कारण भारत का फ्यूचर बहुत सिक्योर नजर आता है। कैसे नजर आता है? क्योंकि ये जो सर्विस ओरिएंटेड लाइफ है, इसने बड़ी मेहनत से अपना जीवन को बहुत ग्रास रूट फाउंडेशन से अपने आप को यहाँ तक पहुंचा है। 75 ईयर्स का बंदा हो गया, और इसने 75 साल देश की सर्विस के अंदर लगा दिए। और 25 साल से गवर्नेंस कर रहा है ये बंदा। और 3 मेजर इलेक्शन विक्ट्रीज का इकलौता वो है। एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स क्या है, जो बर्थ चार्ट है, प्लस जो इसका कॉस्मिक टाइमिंग है, भारत के सनातन धर्म का पुनरुत्थान से लिंक है, इसलिए इसकी लीडरशिप को 4 चांद लगा रहा है। फ्यूचर प्रिडिक्शन कह रहा है कि ये व्यक्ति भारत का राष्ट्रपिता बनेगा। पहले राष्ट्रपति बनेगा और उसके बाद राष्ट्रपिता बनेगा। डेवलपमेंट का विजन अगर आप देखोगे, तो चाहे बुलेट ट्रेन को आप देख लो, चाहे पूरी एक्सप्रेस हाईवे का जाल देख लो, या भारत के अंदर बनने वाली मेट्रोज को देख लो, मेट्रो के अंदर मॉडर्न सोलर रूफटॉप्स को की स्कीम को देख लो, सोलर अलायंस ऑल अक्रॉस वर्ल्ड देख लो। जो डेवलपमेंट का आप नाम लोगे वो सारा नरेंद्र मोदी ने किया हुआ है। डिजिटल इंडिया, हर गांव, हर ढानी, हर पंचायत में इसने इंटरनेट पहुंचाया है। हर घर नल योजना, बेसिक। कोई सोच सकता था इस देश के अंदर हर घर के अंदर टॉयलेट बनवाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है? उस जगह से हर गांव को सड़क से जोड़ा है। देश के अंदर एक्सप्रेस हाईवे, मेगा एक्सप्रेस हाईवे का जाल बिछाया है। बुलेट ट्रेन चलाई है। फास्ट वंदे भारत
ट्रेन को पूरा आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, डिफेंस के स्पेशल जोन बनाए हैं जहाँ पे डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया है। और मल्टीपल एसईजेड्स भारत के अंदर फार्मास्यूटिकल हब बनाया है। फार्मास्यूटिकल के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स, जो रॉ मटेरियल है, उसका प्रोडक्शन बढ़ाया है। हम एक जमाने में मोबाइल फोन के दुनिया के सबसे बड़े आयातक थे, आज भारत आयातक की जगह निर्यातक हो गया है। एप्पल, सैमसंग, इन सबको भारत के अंदर फैक्ट्री लगाने के लिए प्रेरित किया है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को नया चार चांद लगाया है। सॉफ्टवेयर के अलावा हार्डवेयर, इंटरनेट, चिप्स, जो ये सब चीजें जो भारत में कभी बनने के बारे में नहीं सोचते थे, उन सबको बनाने का क्या है। एआई, स्पेस, हवाई अड्डों का जाल बिछाना, बॉर्डर एरिया के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत करना, बुलेट प्रूफ जैसी बेसिक चीज से लेकर एडवांस वेपनरीज तक, भारत का प्रोटेक्शंस के बारे में सोचना, भारत को परमाणु शक्ति बनाना, भारत के अंदर पनडुब्बियों का, हवाई जहाजों का, मिसाइल का उत्पादन, डेवलपमेंट, इस लेवल तक पहुंचाना केवल इस व्यक्ति के कारण हुआ। इसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई भारत की गति, हमें इस बारे में फिर एक बार आपको सचेत करता हूँ कि लॉन्ग टर्म स्टोरी, इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, लेकिन बीच में मंगल की महादशा के कारण, लड़ाई झगड़ा के कारण एक बार शेयर बाजार के अंदर मेजर डिप आने की पूरी संभावना है। डिप्लोमेटिक अचीवमेंट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, हम यूएस से भी दोस्ती, रशिया से भी दोस्ती, इसराइल के साथ दिन दुनी रात चौगनी दोस्ती, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के अंदर हमारी दोस्ती होगी, रीजनल अलाइज, भारत से लेके बैंकॉक और थाईलैंड से लेके फिलीपीन तक, मनीला तक भारत ने अपनी पहुंच को बहुत आगे तक बढ़ाया। ग्लोबल अलायंसेस, यूएन, G20, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इवन यूएन को रिस्ट्रक्चर करने का, बहुत रिफॉर्म्स का बहुत भारत पक्षधर रहा है। आसूस, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ये सब चीजें बड़ी विजनरी ड्रीम्स हैं इस बंदे के, और वो पूरे विश्व के डायस्पोरा को एक बार फिर भारत से इसने जोड़ा, और भारतीय होना विदेश में अब एक गर्व का विषय हो गया है। आर्टिकल 370 का को हटाना, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, डिप्लोमेटिक असर्टिवनेस बढ़ाना, भारत के जो डिप्लोमेटिक किंग पिन श्री जयशंकर साहब हैं, उनके कारण भारत के पूरे विश्व में पहुंच बढ़ गई। पाकिस्तान का हमने बहुत छट्टी का दूध उनको याद दिलाया। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस, पानी बंद करके उनको अकालग्रस्त बना दिया है। एथनिक टेंशंस, वहाँ की जो बलूचिस्तान के अंदर बलूच है या सिंधी है या पश्तून है, उनके अंदर ऑटोनॉमी को बढ़ावा दिया। उसके कारण ये वापस आजाद, आजाद बलूचिस्तान, आजाद सिंध और पख्तून को अफगानिस्तान में मिलना, और एक बार फिर पीओके और का भारत के अंदर इंटीग्रेशन होना। टेररिस्टों के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर, उनके अड्डों को हम पाकिस्तान में घुस के खत्म किया। मिलिट्री पॉलिसीज के अंदर प्रायोरिटीज लाए और देश की मिलिट्री को सर्वोच्च सम्मान का दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने इस पूरे एपिसोड के अंदर एक बार भी ये नहीं कहा कि हमने ये किया, उसने हमेशा ये कहा भारत की सेना को मैंने खुली छूट दी, वो डिसाइड करेंगे कि कहाँ कब कैसे भारत की का के ऊपर हुए आतंकवादी हमले का बदला लेना है। पाकिस्तान के डिसइंटीग्रेशन, इकोनॉमिक कोलैप्स, भारत को बढ़ावा देने के लिए हमने सिंधु रिवर ट्रीटी को बंद कर दिया। भारत का पानी भारत में यूज होगा। सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है उनको हवा दे रखी है, और बलूचिस्तान कभी भी आजाद हो सकता है। गवर्नेंस का फेलियर है पाकिस्तान के अंदर, इतना करप्शन है कि वहाँ क्या सारे फौज के जनरल्स और राजनेता, जैसे ही भारत पाकिस्तान में कन्फ्लिक्ट हुआ तो सब जाके ब्रिटेन में बैठ गए।
इंटरनेशनली आइसोलेटेड है, एक भी कंट्री ने पाकिस्तान का, सिवाय टर्की और चाइना के, किसी भी कंट्री ने उसकी मदद नहीं करी। सबने उनको बुरी तरह फटकारा। पीओके को भारत में इंटीग्रेट करना है, और ये जल्दी ही होने वाला है। री इंटीग्रेशन का पाथ, इंफॉर्मेटिव कैंपेन्स को हम बढ़ावा दे रहे हैं पीओके के अंदर, इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल कर रहे हैं, लोकल लीडरशिप को बेटर गवर्नेंस देके। भारत की विधानसभा के अंदर पीओके की 24 सीटें हैं, उन सीट से व्यक्तियों को नेक्स्ट स्टेप, मेरे को ये लगता है कि वहां से नॉमिनेट करके उन 24 सीटों के ऊपर जम्मू कश्मीर विधानसभा में उनको उपस्थिति दे दी जाएगी, और फिर फॉर्मल इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। मोदी की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन क्या है? जीरो टॉलरेंस नीति है, मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना है और इंटेलिजेंस को एनहांस करना है, और भारत को जल, नभ और थल के साथ साथ स्पेस के अंदर भी मिलिट्री पावर बनाना है। और तीनों कमान का इंटीग्रेटेड कमान बनाइए, और इंटीग्रेटेड कमान के अंदर थिएटर कमान की तरह वो एक्ट करती है, और उसका हमने ये रूप देखा भारत को बचा के रखने के अंदर, इसका बहुत बड़ा योगदान। इंटरनल सिक्योरिटी का ट्रांसफॉर्मेशन है, टेररिस्ट और नक्सलाइट्स को हम बहुत हार्ड तरीके से लेंगे, क्योंकि मंगल किसी को छोड़ता नहीं है। विजन फॉर डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, हमने कभी पहले नहीं सुना था ना कि भारत के अंदर अगले 25 साल आगे तक के बारे में कोई आदमी प्लान कर रहा है, ये कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, मेक इन इंडिया, टेक्नोलॉजी लीडरशिप बनाई है, चाहे एआई हो, चाहे सॉफ्टवेयर का प्रोडक्शन हो, चाहे हार्डवेयर का प्रोडक्शन हो। नॉलेज को की इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं, स्किल वर्कफोर्स बनाई जा रही है, और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज का इंटीग्रेशन किया जा रहा है। सनातन धर्म को, इंटीग्रेटेड मेडिसिन को हम भारत के चौतरफा विकास के अंदर, जमीन से जुड़कर भविष्य की ओर, वेद से लेके विजन की ओर, ये नरेंद्र मोदी का सपना है जो आगे भारत को डेवलप करता है। विकसित भारत, अभी 3.5 से ये जो ट्रिलियन धारा 2023 में थी, अभी करंट 2025 में 4.3 से 4.4 ट्रिलियन डॉलर की हो गई। टारगेट जीडीपी 47 में 30 ट्रिलियन है। अभी हम 5 ट्रिलियन डॉलर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। पर कैपिटा इनकम $2,500 इस समय है, और टारगेट है $18,000 का है। पॉवर्टी रेट है इस समय 10.5% है, और टारगेट पॉवर्टी रेट हमारे देश के अंदर 2047 में 0% है। ये आदमी महामना है। ऐसे ही मैंने दोस्तों नहीं बोला है कि ये अगर 0% पॉवर्टी रेट के ऊपर और इस जीडीपी के ऊपर हम अगर पहुंच जाएंगे, तो ये व्यक्ति डिजर्व करता है कि इसको हम फादर ऑफ मॉडर्न भारत बोलेंगे। कल्चरल रिसर्जेंस, ये जो टेम्पल्स है, ये टेम्पल मात्र टेम्पल ही नहीं है, ये हिंदू सनातन धर्म का पुनरुत्थान है, और हमारे जो हेरिटेज है उसकी तरफ हमें बैक टू रूट है। योगा डे को पूरे वर्ल्ड के अंदर इसने मान्यता दिलाई है। ये सॉफ्ट पावर का प्रोजेक्शन है। मोदी की लीडरशिप में विजनरी थिंकिंग है, डिसिसिव एक्शंस है, डायरेक्ट कम्युनिकेशंस है, और रिजल्ट ओरिएंटेड इनका मैकेनिज्म है, जो कि भारत को एक विकसित भारत की तरफ अग्रसर कर रहा है। इंटरनल डिविजन्स जो है वो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो तो धर्म के आधार पर हुआ था, लेकिन जिस मुस्लिम पॉपुलेशन के आधार पे हमने इतना बड़ा भूभाग उनको दे दिया, उसमें से मुस्लिम पॉपुलेशन का बहुतायत हिस्सा भारत में ही रह गया। तो इस तरीके से भारत का ये जो बंटवारा हुआ है, ये भी हमें वापस लेना चाहिए, और हमें री इंटीग्रेशन के बारे में सोचना चाहिए। एक अखंड भारत के का सपना, मुझे लगता है कि ये व्यक्ति ने मन ही मन देख रखा है, और उसको वो गाइड करेगा। भाई ये मेंटर बन जाएगा ना, मेंटर बन के करेगा क्या? यही गाइड करेगा बैठ के कि भारत को हम कैसे और विकसित बनाया जाए। इकोनॉमिक हर्डल्स जो हमारी पॉपुलेशन के कारण है, जो पॉवर्टी के कारण है, या जिन जो हमारे देश के आज़ादी के पहले 50 साल के अंदर जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाया, जियो पॉलिटिकल जो प्रेशर्स हैं वो चाइना और पाकिस्तान, बांग्लादेश के कारण, उसको हम देखते हैं। मोदी की लिगेसी, यूनाइटेड इंडिया, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रिस्टोर एंड सिक्योर की जाएगी, डेवलप नेशन, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकली पावर हाउस होगा,
और ग्लोबल इन्फ्लुएंस होगा। ग्लोबल साउथ का भारत सबसे बड़ा लीडर। एक हम्बल बिगनिंग से लेकर ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप है, जो कि बिना इनकी जन्म कुंडली के ग्रहों के नक्षत्रों के कारण नहीं हो सकता है। ग्रेटेस्ट ग्लोबल लीडर है भारत का, विश्व का, और फ्यूचर फादर ऑफ नेशन है, फादर ऑफ डेवलप्ड इंडिया। ये मेरा फोरकास्ट है, जो 2047 तक जरूर पूरी होगी। हाईएस्ट इंटरनेशनल ऑनर इस बंदे को मिले हैं। 14 प्रेस्टिजियस अवार्ड है अक्रॉस नेशंस, और 70 प्लस कंट्री के अंदर इसने विजिट की, डिप्लोमेटिक ब्रिजेस को टाइप किया, 50 प्लस बायलैटरल एग्रीमेंट है, और कई प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जैसे यूएई का ऑर्डर ऑफ जायद है, लीगन ऑफ मेरिट है यूएसए का, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज है रशिया का। मोदी का इफेक्ट, ग्लोबल प्रेस्टीज, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स। पर्सनल डिप्लोमेसी है। आप इसको किसी भी कंट्री के लीडर, टॉप लीडर के साथ देख लो, चाहे ट्रम्प से ले लो, चाहे ओबामा से ले लो, इनकी स्ट्रॉन्ग टाई है, और ये वन टू वन रिलेशनशिप में विश्वास रखते हैं। और उस कंट्री के जो है, जापान के प्रधानमंत्री के साथ नरेंद्र मोदी का पर्सनल बहुत अच्छा संबंध था। मिडिल ईस्ट के अंदर नरेंद्र मोदी को हिंदू सनातन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। इस्लामिक कंट्री के अंदर जितनी एक्सेप्टेंस नरेंद्र मोदी की है, उसको देख के भारत में रहने वाले कई मुस्लिम लीडर्स के सीने पे सांप सांप लौटता होगा कि ये कैसे, ये लोग नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नहीं कर रहे, जबकि भारत के हित में पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया है, सिवाय टर्की के। बियॉन्ड फॉर्मेलिटी, वन टू वन रिलेशनशिप्स हैं इसके, चाहे पुतिन हो चाहे ट्रम्प हो। कल्चरल कनेक्शंस को बढ़ावा देता है, इंडियन हेरिटेज को करता है, और पब्लिक डिप्लोमेसीज है, जनता से संवाद करता है ये व्यक्ति, और जनता के मन की बात को समझता है। ट्रस्ट बिल्डिंग, पार्टनरशिप डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और एग्रीमेंट साइनिंग, इन सब के कारण डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू देखने को मिले। इंडिया की फर्स्ट अप्रोच, ये व्यक्ति करप्ट नहीं है, और न इसको कोई आदमी भारत के हित के अगेंस्ट खरीद सकता है। भारत फर्स्ट, तो नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी भी दिया, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और बैलेंस लीडरशिप है। भारत ने अपने नेबरहुड के अंदर फर्स्ट पॉलिसी रखी है, और जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के साथ में, चाहे नेपाल ले लो चाहे भूटान ले लो, इन सब के साथ में इसने अत्यंत अच्छे संबंधों को निभाने की कोशिश की है। ग्लोबल साउथ की वॉइस बन के भारत पूरे विश्व में उभरा है। इसने एडवोकेसी करी है, डेवलपिंग कंट्रीज को एक साथ लेके आया है, नॉर्थ साउथ की जो डिवाइड है उसमें मीडिएशन का काम किया है, और कोलाबोरेशंस किया है, साउथ साउथ कोलाबोरेशन किया है। ब्रिक कंट्री के अंदर भारत एक बहुत बड़ा आ, योगदान दे रहा है और हिस्सेदार है। मेक इन इंडिया, सितंबर 14 में मेक इन इंडिया को नरेंद्र मोदी ने आते ही अपने पहले प्रधानमंत्री काल में रहा क्या, और ग्लोबल इन्वाइटेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया रहा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन रहा, सेक्टर ग्रोथ क्रॉस इंडस्ट्री रही, एफडीआई इंक्रीज हुई भारत के अंदर, एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई। नरेंद्र मोदी का एक और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट को पूरे विश्व के स्तर के ऊपर, जो कि दस्तकारी हो सकती है, जो कुटीर उद्योग हो सकता है, उसको पूरे पूरे विश्व तक पहुंचाने का, एक्सपोर्ट करने का जिम्मा उठाया। इस तरीके से भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया, मैन्युफैक्चरिंग में रिवोल्यूशन ले आया। इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो चाहे ऑटोमोबाइल्स ले लो, मेजर प्रोडक्शन हब है भारत विश्व के अंदर ऑटोमोबाइल्स का। फार्मास्यूटिकल के अंदर हम वर्ल्ड की फार्मेसी कहलाते हैं। डिफेंस के अंदर हम विश्व के अंदर, हमारे डिफेंस के हथियारों का, स्पेशली इस भारत पाकिस्तान टेस्ट ट्रायल के बाद सारी दुनिया ब्रह्मोस की दीवानी हो गई, सारी दुनिया आकाश मिसाइल की दीवानी हो गई, कि उसने भारत के ऊपर एक भी मिसाइल को गिरने ही नहीं दिया। तो इस तरह हथियारों के अंदर हम एक मेजर इंपोर्टर से मेजर एक्सपोर्टर की तरफ डेवलप हो रहे हैं। 2014 2016 के अंदर एफडीआई जो डार्क रेड में दिख रही है, और मैन्युफैक्चरिंग जो लाइट के अंदर दिख रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग हमारी धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली बढ़ रही है, और एफडीआई का भारत के अंदर निवेश बढ़ता जा रहा है। डिजिटल डिप्लोमेसी, सोशल मीडिया आउटरीच है, मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री, वर्चुअल समिट्स करते हैं, डिजिटल पार्टनरशिप्स करते हैं। तो इन्होंने जो टेक्नोलॉजी है वो, चूंकि राहु इनको टेक्नोलॉजी का मालिक है ना राहु, तो ये इनको
पॉलिटिकल विजडम देता है और इनको टेक्नोलॉजी यूज करने के अंदर महारत हासिल है। और ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या लिए इसने, सोलर अलाइन, वन सोलर अलाइन, एक सूरज पूरे विश्व को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये इनोवेटिव विजन नरेंद्र मोदी की थी। योगा, योगा के अलावा इन्होंने पूरी रिफॉर्म्स इन द यूएन, फिर उसके बाद में नॉन वायलेंस डे को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये लेके आए। तो ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भारत की छवि को इन्होंने सुधारने का काम किया। क्राइसिस में लीडरशिप का रोल लिया है शक्ति ने। ये क्या है, क्योंकि नीचभंग राज्य हो गए ना लगन के अंदर टॉप पे, तो जितना बड़ा क्राइसिस होगा उतना ही ये निखर के आएगा बंदा। चाहे कोविड पैंडेमिक ले लो, वैक्सीन डिप्लोमेसी ले लो, मेडिकल एड ले लो, यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट के अंदर अमेरिका से उतने अच्छे रिलेशन, रशिया से उतने अच्छे रिलेशन, बंदा ट्रेन से यूक्रेन गया, जेलेंस्की को समझा के आया। ये दुनिया का एकमात्र आदमी था जिसने रशियन पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन के सामने ये बोला कि ये लड़ाई का समय नहीं है, आप इसके अंदर कुछ कंफ्लिक्ट को कम करने का सोचो, रीजनल टेंशंस। फॉर्म सिक्योरिटी रिस्पॉन्स है, टेररिस्ट से कोई बात नहीं करेंगे और टेररिस्ट को जहां ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। नरेंद्र मोदी ने अभी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में बोला था, जो चाहे दुनिया में कहीं छुप भी जाएगा उसको हम ढूंढेंगे और ढूंढ के मारेंगे, और मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा। और उसने जो कहा वही किया, मिट्टी में मिला दिया टेररिस्टों को और उनके पीछे छुपे हुए कंट्रीज को। क्लाइमेट चेंज को, सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसको बढ़ावा दिया। कम्युनिटी कनेक्ट, कल्चरल प्राइड, सॉफ्ट पावर और इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव ने मिला के भारत के दिन दुनी रात चौगनी। इंटरनेशनल योगा डे, प्रधानमंत्री खुद योग के बहुत बड़े मास्टर हैं, और उनके अच्छे स्वास्थ्य का बहुत बड़ा मूल मंत्र है योगी क्रियाओं का करना है। पूरे विश्व में भारत की को का योग को उन्होंने नए चार चांद लगाए। टेम्पल डिप्लोमेसी, सारे टेम्पल की विजिट्स जो होती हैं, जितने विदेश से लोग बाहर आते हैं उनको भी वो टेम्पल सिटीज में लेके जाते हैं। इस तरह से उनको कहते हैं कि हम हजारों साल पुराना सनातन धर्म का गौरव स्थल भारत है, और हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी के कारण पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है। सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। सेल्फ रिलायंस विदाउट आइसोलेशन, बैलेंसिंग ग्लोबल इंटीग्रेशन विद डोमेस्टिक स्ट्रेंथ। इसके चलते हमारा जो कल्चरल रिनेसेंस है, हमारे जो डिफेंस सेक्टर है, पावर एनर्जी सेक्टर्स है, इन सब के अंदर जो ग्रोथ दिखाई दे रही है रिसेशन प्रूफ, ये हमारे को एक बार फिर ये मजबूर कर रही है कि हमें भारत के लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट अगर हम करेंगे तो हमें लंबे अरसे तक बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। भारत का राइजिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, G20 प्रेसिडेंसी है, SCO का की मेंबर है, ब्रिक का पार्टनर है। आसूस समेत कई कंट्रीज, कई विश्व के जो सार्क, आसूस, इन सब कंट्रियों के अंदर भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी के साथ दोस्तों, नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली और भारत का उज्जवल भविष्य मैंने आपको आज डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। नरेंद्र मोदी की उज्जवल भविष्य की माँ भगवती से मैं कामना करता हूँ, भगवान उनको लंबी आयु प्रदान करे और भारत को इसी तरीके से एक वापस स्वर्णिम भारत की तरफ अग्रसर करे। भारत जो एक जमाने में सोने की चिड़िया था, सनातन धर्म का सबसे बड़ा गौरवमय विश्व या सबसे विकसित राष्ट्र था, उस जगह पर हम पुनः उस ऊंचाइयों तक पहुंचे। और हम अगर भारत की ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करें तो हमें आर्थिक लाभ होता रहे और हमारे सनातन धर्म की जय हो। जय भारत, जय हिंद। नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह एक बार फिर आप लोगों से विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि।